हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर ओवरी की शुरुआत करते हैं डिटेल में। इंट्रोडक्शन। ओवरी महिलाओं में गोनैड या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। एक महिला के पास दो ओवरीज होती हैं। ओवरीज के दो मुख्य काम या मेन काम होते हैं, गैमेटोजेनिक और एंडोक्राइन फंक्शंस। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गैमेटोजेनिक फंक्शन, इसका मतलब है ओवम या एग फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को बनाना और रिलीज करना। एंडोक्राइन फंक्शन, इसका मतलब है फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रीट करना। अब देखते हैं फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ ओवरी। ओवरीज चपटे या फ्लैटेंड ओवॉइड बॉडीज होती हैं। इनका नाप लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। हर ओवरी अपने हिलम पर ब्रॉड लिगामेंट से जुड़ी होती है, जिसके लिए मेसोवेरियम और ओवेरियन लिगामेंट मदद करते हैं। चल बस, रुलाएगा क्या? हर ओवरी के दो हिस्से होते हैं, एक मेड्यूला, दो कॉर्टेक्स। अब बात करते हैं मेड्यूला की। मेड्यूला, जिसे जोना वैस्कुलोसा भी कहते हैं, ओवरी का बीच वाला गहरा या सेंट्रल हिस्सा होता है। इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज का स्ट्रोमा होता है। इसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फैटिक्स, नर्व फाइबर्स और हिलम के पास स्मूथ मसल फाइबर्स के बंडल होते हैं। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स ओवरी का बाहरी और चौड़ा हिस्सा होता है, जिसमें घनी या कॉम्पैक्ट सेल्यूलर लेयर्स होती हैं। ऐसे तो नहीं होता है। ये हिलम पर आकर रुक जाता है, जहां मेड्यूला सीधा मेसोवेरियम से जुड़ता है। कॉर्टेक्स के ऊपर जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है और उसके ठीक नीचे एक फाइब्रस लेयर होती है, जिसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। कॉर्टेक्स में ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, जो अलग अलग स्टेजेस पर ओवेरियन फॉलिकल्स को दर्शाते हैं, दो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, तीन इंटरस्टिशियल सेल्स। ये एपिथेलियल सेल्स के झुंड होते हैं, जिनमें फाइन लिपिड ग्रैन्यूल्स होते हैं और ये मुख्य रूप से थीका इंटरना से बनते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स, इंट्रा यूटेराइन लाइफ यानी मां के पेट में कॉर्टेक्स के बाहरी हिस्से में जर्मिनल एपिथेलियम होता है, जो जर्मिनल रिजिस से निकलता है। जब फीटस ग्रो करता है तो ये जर्मिनल एपिथेलियम कई सारे प्राइमोर्डियल ओवा पैदा करता है। ये प्राइमोर्डियल ओवा कॉर्टेक्स के अंदरूनी हिस्से की तरफ मूव करते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा से निकली स्पिंडल सेल्स की एक लेयर, जिसे ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं, इन ओवा को घेर लेती है। एक प्राइमोर्डियल ओवम और उसके साथ ये ग्रैन्युलोसा सेल्स मिलकर प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनाते हैं। फॉलिकल्स की संख्या और सफर। इंट्रा यूटेराइन लाइफ के 7वें या 8वें महीने में ओवरी में लगभग 6 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन बर्थ के वक्त दोनों ओवरीज में सिर्फ 1 मिलियन ही बचते हैं, बाकी सब डीजेनरेट हो जाते हैं। प्यूबर्टी तक आते आते ये संख्या और कम होकर सिर्फ 300,000 से 400,000 रह जाती है। मेनार्क के बाद हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक फॉलिकल मैच्योर होता है और अपना ओवम रिलीज करता है। हर साइकिल में किसी भी एक ओवरी से सिर्फ एक ही ओवम निकलता है। एट्रीजिया यानी फॉलिकल्स का खत्म होना। हर साइकिल में कई सारे फॉलिकल्स डीजेनरेट हो जाते हैं। फॉलिकल्स के इस तरह खत्म होने की प्रोसेस को एट्रीजिया कहते हैं और ऐसे खत्म हुए फॉलिकल्स को एट्रीटिक फॉलिकल्स कहा जाता है। ये एट्रीटिक फॉलिकल्स फाइब्रस हो जाते हैं और इन्हें कॉर्पस फाइब्रोसा कहते हैं। एट्रीजिया फॉलिकल्स की किसी भी स्टेज पर हो सकता है। ज्यादातर ये डीजेनरेटेड फॉलिकल्स बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। अब हम फंक्शंस ऑफ ओवरीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ ओवरीज। ओवरीज महिलाओं में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। इनके 3 मुख्य काम हैं, एक फीमेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रीशन, 2 oogenesis यानी एग बनाने की प्रोसेस, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। सेक्स हार्मोन्स हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जबकि oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले चैप्टर में दिए गए हैं। ओवेरियन हार्मोन्स। ओवरी मुख्य रूप से 2 फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इनके अलावा ओवरी कुछ और हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है, जैसे इनहिबिन, रिलैक्सिन और थोड़ी मात्रा में एंड्रोजेंस यानी मेल हार्मोन्स। अब बात करते हैं डिटेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की डिटेल में। पहले देखते हैं सोर्स ऑफ सिक्रेशन, मतलब कहां से निकलता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमन में एस्ट्रोजन बड़ी मात्रा में ओवेरियन फॉलिकल्स की थीका इंटरना सेल से निकलता है और थोड़ी मात्रा में कॉर्पस ल्यूटियम से। समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? ओव्यूलेशन से ठीक पहले फॉलिकुलर फेज के आखिरी स्टेज में इसका सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है। कैसे बनता है? एस्ट्रोजन असल में एंड्रोजेंस, मुख्य रूप से एंड्रोस्टेनिडियोन से निकलता है। एंड्रोस्टेनिडियोन थीका सेल्स में बनता है, वहां से ये ग्रैन्युलोसा सेल्स में जाता है, जहां एरोमेटेज एंजाइम इसे एस्ट्रोजन में बदल देता है। एड्रीनल कॉर्टेक्स, थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन यहां से भी निकलता है। प्रेग्नेंट वुमन में प्रेगनेंसी के दौरान बड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। अब देखते हैं केमिस्ट्री और फॉर्म्स। एस्ट्रोजन एक C18 स्टेरॉइड है। प्लाज्मा में ये 3 रूप फॉर्म्स में मिलता है। नंबर 1 बीटा एस्ट्राडियोल, सबसे ज्यादा पोटेंट और सबसे ज्यादा मात्रा में। नंबर 2 एस्ट्रोन। नंबर 3 एस्ट्रियोल। प्लाज्मा लेवल और हाफ लाइफ, इसका लेवल रिप्रोडक्टिव एज वाली महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से बदलता रहता है। फॉलिकुलर फेज में ये 30 से 200 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होता है। अडल्ट मेल्स में ये सिर्फ 12 से 34 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होता है। इसकी हाफ लाइफ सिर्फ 30 से 60 मिनट होती है। अब देखते हैं इसका सिंथेसिस, बनावट का रास्ता। एस्ट्रोजन मुख्य रूप से कोलेस्ट्रॉल या एसिटेट से बनता है। इसका पाथवे नीचे दिए गए फ्लो के हिसाब से चलता है। एसिटेट फेरोकोलेस्ट्रॉल, फेरोप्रेग्नेनोलोन, फेरोप्रोजेस्टेरोन, फेरोटेस्टोस्टेरोन, फेरोएस्ट्रोजन। दिलचस्प बात यह है कि एस्ट्रोजन बनने के दौरान पहले प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन बनते हैं। ओवरी से निकलने से पहले लगभग सारा टेस्टोस्टेरोन और काफी सारा प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन में बदल दिया जाता है। टेस्टोस्टेरोन का सिर्फ 1/15 हिस्सा ही ओवरी से प्लाज्मा में रिलीज होता है। ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म, प्लाज्मा में एस्ट्रोजन मुख्य रूप से एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ जुड़कर ट्रैवल करता है और थोड़ा सा ग्लोब्यूलिन के साथ। ये बाइंडिंग बहुत लूज यानी ढीली होती है ताकि टिश्यूज में हार्मोन आसानी से रिलीज हो सके। मेटाबॉलिज्म यानी खत्म होना, एस्ट्रोजन मुख्य रूप से लिवर में डिग्रेड होता है। लिवर इसे ग्लूकोरोनाइड्स और सल्फेट्स के साथ कॉन्जुगेट यानी जोड़ देता है। इसका 1/5 हिस्सा बाइल के रास्ते निकल जाता है, बाकी बचा हिस्सा यूरिन के रास्ते निकल जाता है। लिवर ताकतवर बीटा एस्ट्राडियोल को लगभग इनएक्टिव फॉर्म यानी एस्ट्रियोल में भी बदल देता है। हम फंक्शंस ऑफ एस्ट्रोजन को डिटेल में समझते हैं। एस्ट्रोजन का सबसे बड़ा काम सेक्सुअल ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन से जुड़े टिश्यूज में सेल्स की संख्या बढ़ाना यानी प्रोलिफरेशन और टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ावा देना है। बचपन में ये कम मात्रा में निकलता है, लेकिन प्यूबर्टी के वक्त इसका सिक्रेशन तेजी से बढ़ जाता है, जिससे सेक्सुअल ऑर्गन्स में कई बदलाव आते हैं। 1. ओवेरियन फॉलिकल्स पर असर। एस्ट्रोजन फॉलिकुलर सेल्स की प्रोलिफरेशन बढ़ाकर ओवेरियन फॉलिकल्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये थीका सेल्स की सिक्रेटरी एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। 2. यूट्रस पर असर। एस्ट्रोजन यूट्रस में ये बदलाव लाता है। यूट्रस का साइज बचपन के मुकाबले लगभग डबल हो जाता है क्योंकि एंडोमीट्रियल सेल्स बढ़ने लगते हैं। एंडोमीट्रियम में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। एंडोमीट्रियम में ग्लाइकोजन और फैट्स जमा होने लगते हैं। एंडोमीट्रियल की ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं यानी डायलेटेशन और बढ़ जाती हैं। एंडोमीट्रियल ग्लैंड्स फैलती हैं और ज्यादा टॉर्चुअस यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। यूटराइन मसल्स की स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी और ऑक्सीटोसिन के प्रति उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। मसल्स की सिकुड़ने की क्षमता यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है। ये सारे बदलाव यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करते हैं। 3. फैलोपियन ट्यूब्स पर असर। ये फैलोपियन ट्यूब्स की म्यूकोसल लाइनिंग पर काम करके एपिथेलियल सेल्स, खास करके सिलिएटेड सेल्स की संख्या और साइज बढ़ाता है। सिलिया की एक्टिविटी बढ़ाता है ताकि ओवम यानी अंडे का रास्ता आसान हो सके। ग्लैंडुलर टिश्यूज की प्रोलिफरेशन को तेज करता है। ये सब फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। 4. वजाइना पर असर। ये वजाइनल एपिथेलियम को क्यूबॉइडल से स्ट्रैटिफाइड टाइप में बदल देता है। ये स्ट्रैटिफाइड लेयर चोट और इन्फेक्शन से लड़ने में ज्यादा मजबूत होती है। एपिथेलियम की परतों को बढ़ाता है। वजाइना के पीएच को कम करके उसे ज्यादा एसिडिक बना देता है। इससे गोनोरियल वेजिनाइटिस जैसे इन्फेक्शन से बचाव होता है। एस्ट्रोजन देकर ऐसे इन्फेक्शंस का इलाज भी किया जा सकता है। 5. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर असर। एस्ट्रोजन महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जिम्मेदार हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हेयर, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर का विकास। प्यूबिक हेयर का बेस ऊपर की तरफ यानी ट्रायंगुलर होता है। शरीर पर बाल कम पर सर पर घने होते हैं। स्किन, त्वचा नरम और स्मूथ हो जाती है और वैस्कुलैरिटी बढ़ जाती है। बॉडी शेप,
कंधे संकरे, हिप चौड़े, थाइज अंदर की तरफ यानी कन्वर्ज और आर्म्स बाहर की तरफ यानी डाइवर्ज होते हैं। ब्रेस्ट्स और बटक्स पर फैट जमा होता है। पेल्विस चौड़ा और राउंड या ओवल शेप का होता है। ये मखुस पेल्विस से अलग होता है जो फनल शेप्ड होता है। वॉइस, लैरिंक्स बचपन जैसा ही रहता है जिससे आवाज हाई पिच्ड रहती है। 6. ब्रेस्ट पर असर। ये स्ट्रोमल टिश्यूज और डक्टल सिस्टम का विकास करता है। डक्टल सिस्टम में फैट जमा करता है। ये लैक्टेशन यानी दूध बनने की तैयारी है। हालांकि फुल ग्रोथ के लिए प्रोजेस्टेरॉन और काम के लिए प्रोलैक्टिन जरूरी है। 7. हड्डियों पर असर। एस्ट्रोजन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी यानी हड्डी बनाने वाली सेल बढ़ाता है, इसीलिए प्यूबर्टी पर हाइट तेजी से बढ़ती है। लेकिन ये एपिफिसिस यानी हड्डी के किनारे को शाफ्ट के साथ जल्दी जोड़ या फ्यूज कर देता है। इस वजह से लड़कियों की ग्रोथ लड़कों के मुकाबले जल्दी रुक जाती है। बुढ़ापे में एस्ट्रोजन कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होकर आसानी से टूट सकती हैं। 8. मेटाबॉलिज्म पर असर। ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे टोटल बॉडी प्रोटीन बढ़ता है। फैट, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, ब्रेस्ट्स और थाइज में फैट जमा करता है। इस फैट की वजह से फीमेल बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेल से कम होती है। 9. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर असर। ये किडनी से सोडियम और पानी को रोकता है। रिटेंशन, नॉर्मल लाइफ में ये असर कम होता है, पर प्रेगनेंसी में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मोड ऑफ एक्शन यानी कैसे काम करता है। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर होते हैं और 2 तरह के होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स यूट्रस, लिवर, हार्ट और किडनीज में। बीटा रिसेप्टर्स ओवरीज और दूसरे टिश्यूज में। एस्ट्रोजन सीधे जीन्स के जरिए काम करता है। रेगुलेशन यानी कंट्रोल कैसे होता है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाइपोथैलेमस से GnRH निकलता है। GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी से FSH निकलवाता है। FSH ओवरीज के थीका और ग्रैन्युलोसा सेल्स पर रिसेप्टर्स से जुड़कर CAMP के जरिए एस्ट्रोजन निकलवाता है। जब एस्ट्रोजन बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए GnRH और FSH को रोक देता है। ग्रैन्युलोसा सेल्स से निकलने वाला इनहिबिन भी FSH को कम करके एस्ट्रोजन सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को डिटेल में। सोर्स ऑफ सिक्रीशन यानी कहां से निकलता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले आधे हिस्से यानी फॉलिक्यूलर स्टेज में ओवरीज की थीका इंटरना सेल से बहुत थोड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। लेकिन साइकिल के दूसरे आधे हिस्से यानी सिक्रीटरी फेज में कॉर्पस ल्यूटियम से बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है। थोड़ी मात्रा में ये अड्रीनल कॉर्टेक्स से भी निकलता है। प्रेग्नेंट वुमन में पहले ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने में कॉर्पस ल्यूटियम बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। दूसरे ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट यानी खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा बड़ी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। केमिस्ट्री। प्रोजेस्टेरॉन एक C21 स्टीरॉयड है। हाफ लाइफ। प्रोजेस्टेरॉन की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, सिर्फ 4 से 5 मिनट। सिंथेसिस यानी बनावट। ईस्ट्रोजन की तरह ही प्रोजेस्टेरॉन भी ओवरीज में एसिटेट या कोलेस्टेरॉल से बनता है। इसका पाथवे वही है जो हमने ईस्ट्रोजन के वक्त देखा था। प्लाज्मा लेवल। नॉर्मल रिप्रोडक्टिव एज वाली महिलाओं में इसका लेवल मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के साथ बदलता है। फॉलिक्यूलर फेज में ये लगभग 0.9 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। नॉर्मल अडल्ट मेल्स में इसका लेवल 0.3 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होता है। ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। ईस्ट्रोजन की तरह ही प्रोजेस्टेरॉन भी खून में प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के साथ जुड़कर ट्रांसपोर्ट होता है। मेटाबॉलिज्म यानी कैसे खत्म होता है। सिक्रीशन के कुछ ही मिनटों के अंदर लगभग सारा प्रोजेस्टेरॉन दूसरे स्टीरॉइड्स में तोड़ दिया जाता है, जिनमें प्रोजेस्टेरॉन जैसा असर नहीं होता। ये डिग्रेडेशन मुख्य रूप से लिवर में होता है। प्रोजेस्टेरॉन के ब्रेकडाउन का मेन एंड प्रोडक्ट प्रेग्नेंट डायोल है। ये प्रेग्नेंट डायोल ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट यानी जुड़कर यूरिन के रास्ते शरीर से निकल जाता है। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रोजेस्टेरॉन का मेन शो साइकिल के दूसरे हिस्से और प्रेगनेंसी के दौरान शुरू होता है। ऐसी बातें करके तुम मुझे भड़काना चाहते हो क्या? प्रोजेस्टेरॉन को डिटेल समझते हैं।
प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम यूटरस को प्रेगनेंसी के लिए अंतिम रूप से तैयार करना और ब्रेस्ट्स को लैक्टेशन के लिए रेडी करना है। इसके असर नीचे दिए गए हैं। फलोपियन ट्यूब्स पर असर। प्रोजेस्टेरॉन फलोपियन ट्यूब्स की म्यूकोजल लाइनिंग की सेक्रीटरी एक्टिविटीज को बढ़ावा देता है। ये सेक्रीशंस फर्टिलाइज्ड ओवम यानी निषेचित अंडे के पोषण के लिए बहुत जरूरी हैं, जब तक वो इम्प्लांटेशन से पहले ट्यूब में रहता है। यूटरस पर असर। प्रोजेस्टेरॉन मेंस्ट्रुअल साइकिल के सेक्रीटरी फेज के दौरान यूटराइन एंडोमीट्रियम की सेक्रीटरी एक्टिविटीज को बढ़ाता है। इससे यूटरस फर्टिलाइज्ड ओवम के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। थिकनेस। ये एंडोमीट्रियम की सेल्स की संख्या और साइज बढ़ाकर उसकी मोटाई यानी थिकनेस बढ़ाता है। सेक्रीटरी फेज के शुरुआत में जो थिकनेस 1 mm होती है वो एंड तक 5 से 6 mm हो जाती है। ग्लैंड्स। यूटराइन ग्लैंड्स का साइज बढ़ जाता है और वो ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी यानी टॉर्चुअस हो जाती हैं। सेक्रीशन। ग्लैंड्स की एपिथेलियन सेल्स की सेक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ जाती है। स्टोरेज। एंडोमीट्रियम की स्ट्रोमल सेल्स में लिपिड और ग्लाइकोजन का जमा होना बढ़ जाता है। ब्लड सप्लाई। वेसल्स का साइज बढ़ने और वेसोडाइलेटेशन की वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। कॉन्ट्रैक्शंस। प्रेगनेंसी के दौरान ये यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस की फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है। इस वजह से इम्प्लांटेड ओवम को बाहर निकालने यानी एक्सपल्शन से रोका जाता है। सर्विक्स पर असर। प्रोजेस्टेरॉन सर्विकल म्यूकोजा की मोटाई बढ़ाता है, जिससे स्पर्म का यूटरस में जाना मुश्किल हो जाता है। इसी असर का इस्तेमाल मिनी पिल्स कॉन्ट्रासेप्टिव में किया जाता है। मैमरी ग्लैंड्स यानी ब्रेस्ट्स पर असर। प्रोजेस्टेरॉन मैमरी ग्लैंड्स के लॉब्यूल्स और एल्वियोलाई के विकास को बढ़ावा देता है। ये एल्वियोलर सेल्स को बड़ा करता है और ब्रेस्ट्स को सेक्रीटरी बनाता है। इससे सबक्यूटेनियस टिश्यू में फ्लूइड जमा होता है और सेक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्रेस्ट्स में सूजन महसूस होती है। हाइपोथैलेमस पर असर। प्रोजेस्टेरॉन फीडबैक इफेक्ट के जरिए हाइपोथैलेमस से LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के रिलीज को रोक देता है। इस असर को कॉन्ट्रासेप्टिव यानी गर्भ निरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोजेनिक इफेक्ट यानी तापमान पर असर। ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इसका सटीक मैकेनिज्म तो नहीं पता, पर माना जाता है कि यह हाइपोथैलेमस के टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर पर काम करता है। रेस्पिरेशन यानी सांस लेने पर असर। मेंस्ट्रुअल साइकिल के ल्यूटियल फेज और प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन रेस्पिरेटरी सेंटर के जरिए वेंटिलेशन यानी सांस लेने की गति को बढ़ा देता है। इससे एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पर असर। प्रोजेस्टेरॉन रीनल ट्यूब्यूल्स से सोडियम और पानी के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, लेकिन बड़े डोजेज में ये सोडियम और पानी को बाहर निकालता है। इसका कारण ये हो सकता है कि प्रोजेस्टेरॉन उन्हीं रिसेप्टर्स से जुड़ता है जिनसे एल्डोस्टेरॉन जुड़ता है। इस तरह ये एल्डोस्टेरॉन के काम को ब्लॉक कर देता है, जिससे सोडियम और पानी निकलने लगता है। मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करता है? प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स टारगेट सेल्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर होते हैं और 2 तरह के होते हैं, A रिसेप्टर्स और B रिसेप्टर्स। इनकी सटीक लोकेशन अभी क्लियर नहीं है। ईस्ट्रोजन की तरह प्रोजेस्टेरॉन भी सीधे जीन्स के जरिए काम करता है। रेगुलेशन यानी कंट्रोल कैसे होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला LH कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करने के लिए एक्टिवेट करता है। LH का सेक्रीशन हाइपोथैलेमस से निकलने वाले GnRH पर निर्भर करता है। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक के जरिए एंटीरियर पिट्यूटरी से LH के रिलीज को रोक देता है।